हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विपिन कुमार फ्रॉम एजुकेशन एकेडमी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे दो लेक्चर हो चुके हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है लोकोमोशन मूवमेंट। ठीक है, दो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में आज थर्ड वन स्टार्ट होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं लोकोमोशन मूवमेंट को काफी शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है आपको काफी अच्छे तरीके से। और आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बच्चों क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है प्लीज कमेंट्स में आप लोग लिखिए। ठीक है, चलिए तो जैसे कि हम लोगों ने जो यहाँ पे इसके टॉपिक्स अब तक कवर करे हैं वो हम लोग अगर देखें तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मसल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्केलेटल मसल्स वगैरह, कार्डियक मसल्स, विसरल मसल्स वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हमारा जो पार्ट चल रहा है वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स चल रहा है। ठीक है, उसमें हम कुछ बेसिक लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम वहीं पे पहुंचेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बेटा स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कल पढ़ा है, ठीक है, कल का जो हमारा हमारा जो कल का जो लेक्चर था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट द सार्कोमियर। सार्कोमियर बार बार बता रहा हूँ, सार्कोमियर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में भैया क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम लोग सार्कोमियर की बात करते हैं तो सार्कोमियर का हमने कल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो वो कुछ इस तरीके से था, जिसको हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में सार्कोमियर आया था। ठीक है, थोड़ा डार्क लिख देते हैं, डार्क ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास साइड में इसके पास थी जो हमारे पास दीज आर नोन एज द जेड लाइंस। हमारे पास वो क्या थी? जेड लाइंस थी। अब हमारे पास में जो बीच में होगी उसका नाम मैंने आपको बताया था, दैट इज नोन एज द एम लाइन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन। यहां पे हमारे पास में बीच में एम लाइन होती है, साइड में होती है जेड लाइंस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके ऊपर कुछ और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास में एम लाइन आती है उसके ऊपर ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो आपको कल बताया गया था, ड्रॉ करा गया था। ठीक है, इसी तरीके से जेड लाइंस पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। जेड लाइन पे कुछ ये ले लेते हैं, ग्रीन कलर तो ऑलरेडी है, वहाँ पे येलो ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, उसके ऊपर कुछ ये वाली कहानी थी। ठीक है जी, ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के क्या थे? फाइबर्स थे, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इन फाइबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये वाले जो फाइबर्स थे, ये वाले, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन से थे? एक्टिन। ठीक है, हमने नाम क्या दिया था इसको? एक्टिन मायोफिलामेंट बोल देते हैं या एक्टिन फिलामेंट भी बोल देते हैं। ये वाली जो लाइन है दिस इज नोन एज द जेड लाइन। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्या है बच्चों? जेड लाइन है। ये भी क्या है अगर बात करेंगे तो एक्टिन है। दिस वन इज आल्सो व्हाट? एक्टिन। एक्टिन मायोफिलामेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्टिन फिलामेंट। क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बीच में तो यहाँ पे हमारे पास जो आती है इसका नाम है एम लाइन। दिस वन इज नोन एज द एम लाइन। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में दो तरीके के बैंड दिखाई देते हैं। जब हम कभी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं मसल फाइबर का तो उसमें हमें बैंड दिखाई देते हैं, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स। तो ये लाइट और डार्क बैंड्स आते हैं किसकी वजह से? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे दो तरीके के बैंड है, ए बैंड और आई बैंड। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसमें दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो अभी तक यूज नहीं किया है ये वाला कलर यूज करते हैं। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो व्हाट वी हैव, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो सेम वही कंडीशन होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे पास में जो बैंड आ रहा है इसको हमने नाम क्या दिया है? आई बैंड। दिस वन इज द आई बैंड, दिस वन इज आल्सो आई बैंड। क्लियर। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा आता है? ए बैंड आता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। ए बैंड की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंगनी कलर ले लेते हैं। चलिए, यहाँ
ए बैंड की बात करते हैं तो ये यहाँ से लेकर के ये आ गया यहाँ तक, दिस वन इज द ए बैंड। तो हमारे पास में यहाँ पे दो तरीके के बैंड आ गए, आई बैंड आ गया, ए बैंड आ गया, ठीक है, जिनकी वजह से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिखाई देते हैं, अल्टरनेट लाइट और डार्क स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड दिखाई देता है, धारीदार दिखाई देते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। अब इनका नाम क्यों आया ए बैंड और आई बैंड? अगर हम लोग ए से बात करते हैं तो ए इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ए क्यों लिया गया? क्योंकि जब इनको देखा गया, इनको जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया तो इनका नेचर कैसा दिखाई दिया, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। और दूसरे वाले जो बैंड्स उनका कैसा दिखाई दिया, आइसोट्रोपिक। तो उसी चीज को देखते हुए इनका नाम क्या रख दिया गया, ए बैंड और आई बैंड, आइसोट्रोपिक इन नेचर और एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। क्लियर? और दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बच्चों को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी होता है, नीट में इस चीज को लेकर के मार्क्स कट जाता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो आई बैंड है, आई बैंड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट वी कैन सी ओनली हियर, दैट थिंग इज एक्टिन फिलामेंट इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे सिर्फ इसके पास जो येलो वाला पार्ट है, जहां तक जा रहा है ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये कहां तक जा रहा है, येलो वाले पार्ट तक ही जा रहा है आई बैंड। तो मतलब इसके पास सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होते हैं। एनसीईआरटी इस बात को क्लियर नहीं करती है, पर नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और मार्क्स कट जाता है, तो थोड़ा ध्यान देना बेटा। आई बैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आई बैंड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं ए बैंड की तो बच्चों ए बैंड में आप देखेंगे यहाँ भी देखो ये येलो वाला पार्ट आ रहा है, किसके साथ, इस वाले पार्ट के साथ, ठीक है, येलो वाला पार्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये ए बैंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो ए बैंड के पास दोनों पाए जाते हैं, एक्टिन भी होता है प्लस उसके पास मायोसिन भी होता है, दोनों फिलामेंट पाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है, बिटवीन द लाइन जाना पड़ता है, एनसीईआरटी ने भी है पर एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, पर नीट के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं ए बैंड की तो बच्चों ए बैंड के अंदर क्या आते हैं, दोनों आते हैं, एक्टिन और मायोसिन। आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आता है एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? उसके बाद हमने एक चीज की और बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी किसके बारे में, हमने बात की थी यहाँ पे हैंसेंस जोन के बारे में। ये वाला जो पार्ट है, दिस वन फ्रॉम हियर, यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं है, देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन व्हाट, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ये वाला फिलामेंट कौन सा हो गया आपका, एक्टिन हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, मायोसिन हो गया। यहाँ भी देखेंगे तो एक्टिन हो गया, ये कौन सा हो गया, मायोसिन हो गया। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो जितना पार्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट, यहाँ पर इन दोनों फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग नहीं है। तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं नो ओवरलैपिंग जोन, ठीक है। और इस जोन का नाम रखा गया है एच जोन, एच फॉर हैंसेंस, ठीक है, हैंसेंस जोन। हैंसेंस जोन की खासियत क्या है कि वहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, किसकी, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन नीट में पूछ लिया जाता है कि भैया डिस्टेंस बता दो सार्कोमियर की। तो सार्कोमियर की डिस्टेंस कितनी होती है, बिटवीन टू जेड लाइंस। हम लोग क्या लिखेंगे, बिटवीन टू जेड लाइंस, दो जेड लाइंस के बीच का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द सार्कोमियर। उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोल देते हैं, ठीक है, बिटवीन टू जेड लाइंस। ये पूछा जाता है नीट में, काफी बार आ चुका है, ठीक है। सार्कोमियर में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, ठीक है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अब बच्चों को दिक्कत इसमें आती है कि जी सर हमको तो ये याद नहीं रहता है, तो याद करने के लिए कोई ट्रिक बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप दहलीज के नाम से इसको याद रख सकते हैं। दहलीज का मतलब क्या होता है कि भैया मेरी दहलीज पार करी तो वापस मत आना घर में, ठीक है, मूवीज में आपने देखा होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ लोग भी ऐसा बोल देते हैं, अगर दहलीज पार करी तो मैं गोली मार दूंगा, दहलीज पार कर दी तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये वो वाली ही दहलीज है, ये भी दहलीज आपको यहाँ पर काम आने वाली है। यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं डी की, तो यहाँ पे हमें जो डी वाला पार्ट है ये क्या बताता है, डी फॉर डार्क। याद रखने का तरीका क्या है, डी फॉर डार्क, ठीक है। तो ये बताता है हमें डार्क बैंड के बारे में। अब डार्क बैंड किसका साथी है, डी का। तो अगर हम लोग बात करते हैं डी के साथ कौन है यहाँ पे साथ में, ए, तो इसलिए ये क्या है, ए बैंड। ए बैंड किसके साथ आ गया, डी के साथ आ गया, ठीक है। तो मतलब ए बैंड का नाम क्या है, डार्क बैंड। ए बैंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डार्कनेस। बीच में क्या है, एच जोन। यहाँ पे क्या हो गया, एच, एच फॉर हैंसेंस जोन, ठीक है, मतलब एच जोन। उसके दूसरी तरफ दूसरा पार्ट,
कौन सा वाला? आई बैंड। आई बैंड के पास क्या है? लाइट बैंड। तो L4 क्या हो गया? लाइट बैंड। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर डार्क बैंड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिन मायोफिलामेंट के, तो ये कैसे होते हैं? ये लाइट होते हैं, दे आर लाइट इन नेचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन से बैंड का पार्ट है? आई बैंड का। तो आई से यहाँ से आ गया आई बैंड। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जेड की, तो यहाँ पे जेड क्या बता रहा है? जेड लाइंस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? जेड लाइन। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है अगर हम लोग बात करेंगे एक्टिन मायोफिलामेंट की, तो एक्टिन मायोफिलामेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है? तो आप नाम क्या देंगे? जेड लाइन। क्या नाम देंगे? जेड लाइन। ये नीट में पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नीट में आ चुकी है, काफी बढ़िया ये टॉपिक है, अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा क्या आता है? दूसरा एक और नेचर है कि अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है मसल्स की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है? तो आप क्या नाम देंगे? सार्कोमियर। क्या नाम देंगे? सार्कोमियर। ठीक है बच्चों, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं, अब इसी के बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है। भैया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हमारी मसल्स मूव नहीं करेंगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ये किस तरीके से इनके अंदर होता है और इनके होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं मायोफिलामेंट्स पर, और वो जो इफेक्ट्स पड़ते हैं दे आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो उनको भी हम लोग समझेंगे किस तरीके से कार्य करता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सार्कोमियर के उसी पार्ट की। चलिए आ जाते हैं वापस से सार्कोमियर पे ही। अब हम सार्कोमियर की अगर हम बात करेंगे तो हमने एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, बड़ा सा पूरे के पूरे हम लोग मसल सेल के ऊपर बना देते हैं, किस तरीके से अरेंज होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में क्या है? ये सार्कोमियर। ठीक है, ये बीच वाला सब पार्ट हो गया, एम लाइन आ गया। इस तरीके से दिखाई देता है ना, स्ट्रक्चर तो बना के दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद इसके पास फिलामेंट्स आ जाएंगे, फिलामेंट ऊपर डार्क कर देते हैं, लाइट के ऊपर डार्क कर देते हैं, तो यहाँ भी फिलामेंट ऐसे आ गए। यहाँ पर भी आ जाएंगे फिलामेंट्स, ये आ गए। ठीक है, अब दूसरे वाले के ऊपर फिलामेंट बना देते हैं। ये वाले इसके ऊपर आ गए। चलो ऐसे ही इस यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बना देते हैं तो क्या कम हो गए। ठीक है, ये देखिए ये आ गए, ये आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, इसी तरीके से यहाँ पर आ गए। अब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू नीट आल्सो, तो वो भी हमको समझनी है कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या काम करती है। इसका हम छोटा सा पार्ट नीचे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसको नीचे ले लिया। ठीक है, अगर इसको नीचे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके अंदर होगा क्या? आप देख रहे हैं वहां से साइज क्या हो गया? कम हो गया। अब साइज अगर कम हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें समझना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ तक आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी यहाँ तक आ गया, इसी तरीके से ये भी आगे तक आ जाएगा, ये भी आगे तक आ जाएगा, ये भी आगे तक आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा फिलामेंट भी है इसके पास में, उसका भी देख लेते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो भी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, अब ये सार्कोमियर हमने यहाँ से यहाँ तक का सार्कोमियर नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जेड लाइन है दोनों, ये बीच वाला पार्ट है हमारे पास में एम लाइन है।
ठीक है, एक्टिन मायोसिन इसके पास प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये जेड लाइंस आप देख रहे हैं, वहां पे यहाँ पर क्या थी, दूर थी, यहाँ पे क्या की नजदीक आ गई है। अब जेड लाइन अगर नजदीक आई है, देखिए एम लाइन तो अपनी जगह पर है, एम लाइन अगर देखेंगे एम लाइन नहीं ली है, ये वाली जो बीच वाला पार्ट है जिसको हम लोग एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन के अंदर कोई चेंज नहीं है, एम लाइन अपनी ही जगह पर अपने स्पेस पर खड़ी हुई है। पर जेड लाइंस क्या हो गई हैं, जेड लाइन मूव कर गई है, कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है टुवर्ड्स द साइड ऑफ एम लाइन। बस यही हमें समझना है। जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये जो जेड लाइंस हैं, ये जेड लाइंस मूव कर जाएंगी, ये जेड लाइंस मूव कर जाएंगी टुवर्ड्स द एम लाइंस। अगर जेड लाइंस मूव करेंगी तो जो चीज जेड लाइन पर है वही मूव करेगी। जेड लाइन पर क्या है, एक्टिन मायोफिलामेंट, व्हाट दे हैव, एक्टिन मायोफिलामेंट, एक्टिन मायोफिलामेंट इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो होगा क्या, जब कभी भी जेड लाइन मूव करेंगे तो एक्टिन मायोफिलामेंट मूव करेगा, ना कि मायोसिन मूव करेगा, ना ही एम लाइन मूव कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मूवमेंट किसकी होती है, एक्टिन मायोफिलामेंट की होती है, मायोसिन अपनी जगह से नहीं होता है। समझ में आ गई बात, ये भी बेसिक है, बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़े से नोट्स दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। इसका जो मेन पार्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो बेटा बार बार कहा जा रहा है, कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग उस पर कुछ भी क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, आप उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सार्कोमेयर के नोट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सार्कोमेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सार्कोमेयर, जैसे कि मैंने बताया, सार्कोमेयर फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे सार्कोमियर के बारे में, तो सार्कोमियर कंसिस्ट एक जेड लाइन, जेड लाइन पर क्या है, एक्टिन मायोफिलामेंट। क्लियर, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके पास और क्या है जेड लाइन के अलावा, एम लाइन प्रेजेंट एट सेंटर, उसके बाद कंसिस्ट मायोसिन मायोफिलामेंट, उसके पास मायोसिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके पास एक चीज और आती है, ठीक है, एच जोन, इट आल्सो कंसिस्ट व्हाट, एच जोन। एच जोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एच जोन में क्या होता है, एच जोन की अगर हम लोग बात करते हैं, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं यहाँ तक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सार्कोमेयर हमारा आगे चलता रहेगा। चलिए, सार्कोमेयर में अगर हम लोग बात करते हैं तो सार्कोमेयर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग सीधी सी बात इसके बारे में लिखेंगे, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू जेड लाइंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है नीट में आ चुका है इस पर क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ए बैंड एंड आई बैंड। दो इसके पास बैंड होते हैं, ए और आई बैंड, ठीक है। दोनों की खासियत पता होनी चाहिए। हम अगर ए बैंड की बात करते हैं तो ए बैंड कैसा होता है, डार्क इन नेचर, ठीक है। उसके बाद कंसिस्ट मायोसिन। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, मायोसिन एंड एक्टिन दोनों होते हैं मायोफिलामेंट। क्लियर। उसके बाद आई बैंड, आई बैंड की बात करते हैं तो आई बैंड दिस वन लाइट इन नेचर, उसके बाद कंसिस्ट ओनली एक्टिन मायोफिलामेंट। ठीक है जी, ये हमें पता होना चाहिए सार्कोमेर के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सार्कोमेर की ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काम करेंगी, ठीक है। और सार्कोमेर के बारे में हमें जानने की कोई चीज जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास में जो चीजें आई हैं, जैसे कि हमें पता चला है एक्टिन के बारे में और मायोसिन के बारे में, अब हमें थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना होगा, जो कि हमारा पार्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एक्टिन की वजह से हो रही है और मायोसिन की वजह से हो रही है, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स को हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे विद डिटेल डायग्राम के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं वन बाय वन, कम टू द पॉइंट, इसको इरेज करते हैं। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में, तो हमारे पास में टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी हैं, टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इन टू टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन टू टाइप्स में हमारे पास में आते हैं एक्टिन मायोफिलामेंट और मायोसिन मायोफिलामेंट। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्टिन मायोफिलामेंट। दूसरा हमारे पास में आता है मायोसिन मायोफिलामेंट। हमारे पास में दो चीजें आती हैं। अब इनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक्टिन मायोफिलामेंट की। चलिए अब अगर हम लोग एक्टिन की बात करते हैं, एक्टिन मायोफिलामेंट की, तो उसके स्ट्रक्चर से हम लोग समझेंगे कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसकी फंक्शन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जो कि मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उनको ड्रॉ कर देता हूँ।
ये इस तरीके से इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्टिन मायोफिलामेंट में दो तरीके के इसके अंदर ये प्रोटीन आ गए, एक और आता है इसके अंदर, उसको ही बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ये आ गया, एक यहाँ पर ये आ गया, एक यहाँ पर आ गया। चलो यहाँ पे बिठा देते हैं इसको, एक चलिए 3 सफिशिएंट है। अब इनको जरा समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं क्या कहानी है। ये हमारे एक्टिन मायोफिलामेंट हमारे सामने बनकर तैयार है, ठीक है। पहली बात तो अगर हम लोग करेंगे एक्टिन की, तो भैया जो एक्टिन होता है उसमें अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये फिलामेंटस प्रोटीन है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो एक सिंगल जो इसकी यूनिट है वो क्या होती है, एफ प्रोटीन की अगर हम लोग बात करेंगे, जो सिंगल है, ठीक है, ये क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पूरी की पूरी चेन के अंदर, ये वाली चेन के अंदर, ठीक है, ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल जो ये प्रोटीन है, बाय द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक चेन बना देता है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्टिन। ये क्या हो गया हमारे पास में, एक्टिन, ये एक्टिन की चेन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, चेन ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें और आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रोपोनिन आता है और एक आता है हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास एक रेड वाला पार्ट और है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये दूसरा प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, क्लियर है बच्चों। उसके बाद सबसे ऊपर जो ये बैठा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा प्रोटीन, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो इस तरीके से 3 प्रोटीन होते हैं। पहला हो गया एक्टिन खुद अपने आप में, उसके बाद आ गया ट्रोपोमायोसिन, फिर आ गया ट्रोपोनिन। इस तरीके से 3 प्रोटीन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अभी जो 3 प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट हैं, इन 3 प्रोटीन्स की हमें फंक्शन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनके अंदर प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हुआ, सिंगल हमारे पास में क्या थी, एक यूनिट थी, ठीक है। सिंगली इसने क्या करा, फिलामेंटस प्रोटीन मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में आकर के पूरा का पूरा कैसा बन गया, ये जाकर के पूरा फिलामेंटस बन गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं इनिशियल स्टेट में अगर हम देखें तो ये कैसा था, ग्लोबुलर था, कैसा था, ग्लोबुलर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे कैसा हो गया, फिलामेंटस, कैसा हो गया, ये फिलामेंटस हो गया, ठीक है। तो हमारे सामने कौन सा प्रोटीन आया, फिलामेंटस प्रोटीन आ गया, ठीक है। ये एक्टिन की वजह से बना है। इसके पास होता क्या है, जो आपको एक्टिन दिखाई दे रही है, जो गोल गोल से आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से होता है, ये गोल सर्कल, ठीक है। इसके पास बीच में क्या होता है, वॉइड होता है, स्पेस होता है, ठीक है, छेद होता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो वॉइड होता है, इस स्पेस के अंदर, खाली स्पेस के अंदर मायोसिन अटैच हो जाता है। जब इसमें मायोसिन अटैच हो जाता है तो ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब तक इसके अंदर मायोसिन अटैच नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो उस मायोसिन को अटैच करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बट वो तब तक नहीं हो पाते जब तक इसके रखवाले, इसके प्रोटेक्टर प्रेजेंट हैं। इसके प्रोटेक्टर कौन है, पहला अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वाली चेन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल चेन, ठीक है। ये जो हेलिकल चेन है ये वाली, जिसको हम बोला गया ट्रोपोमायोसिन, ये क्या करती है, इन वॉइड्स को ढक देती है, ठीक है। इसको लॉक कौन कर देता है, ये जो 3 पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको नाम क्या है, ट्रोपोनिन, ये क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं इस चैन को इसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले पहलवानों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये चैन हटेगी और उसके बाद इसका जो वॉइड है वो ओपन हो जाएगा और मायोसिन और ट्रोपोनिन, सॉरी मायोसिन और एक्टिन का मिलन हो जाएगा। और जब तक ये मिलन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि हटता कौन सा पार्ट है, ट्रोपोनिन हटता है। पर इस ट्रोपोनिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके पास क्या, 3 इसके पास में इसके कंपोनेंट होते हैं। एक को बोलते हैं आई, एक को बोलते हैं सी और एक को बोलते हैं टी, ठीक है। इनके तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है और इनकी रिक्वायरमेंट होती है। हम जो फूड का इंटेक करते हैं वो खाने के बाद वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट देता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैग्नीशियम आयन ने तो फिलामेंटस बना दिया,
अब अगर हम लोग कैल्शियम आयन की बात करें तो कैल्शियम आयन क्या करेगा, कैल्शियम आयन जाएगा किसके पास, ट्रोपोनिन के पास। ट्रोपोनिन के किस पार्ट से जुड़ेगा, इस पार्ट से जुड़ेगा कैल्शियम आयन। जब इस पार्ट से कैल्शियम आयन जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद क्या होगा, जुड़ने के बाद में ये पहलवान भाग जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये पहलवान यहाँ पर बैठे हुआ है ट्रोपोनिन, ये मांग रहा है क्या, खाने के लिए लड्डू। लड्डू क्या है इसका, कैल्शियम। मतलब ये कैल्शियम पिएगा, कैल्शियम पीने के बाद में इसमें ताकत आएगी और ये भाग जाएगा। तो कैल्शियम इसको दे दो, ये भाग जाता है। ठीक है, तो इस पहलवान को कैल्शियम जो मिल जाएगा, कैल्शियम आयन मिल जाएगा, तो इसको लेकर के निकल देगा यहाँ से। समझ में आ गई बात। तो ट्रोपोनिन के 3 पार्ट, ट्रोपोनिन सी, जैसे कैल्शियम आया तो कहीं और अटैच नहीं होगा, वो ना आई पे ना टी पे, किस पे आएगा, सी पे आएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बोलेंगे सर आई क्या काम है, आई क्या करता है, इनहिबिट। मान लीजिए यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पर आ गया मायोसिन। मायोसिन बोला भैया मुझे जाने दो एक्टिन के पास, तो ये क्या करेगा, उसको भगाएगा डंडा मार के, भाग यहाँ से। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, आई। तो दैट आई फॉर इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिट करता है मायोसिन को, भैया नहीं आना, पहरेदारी कर रहे हैं, पहलवान लोग हैं, मारेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें टी, टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो टी का जो काम है अटैचमेंट विद ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोमायोसिन है नीचे जो चेन है उसके साथ इसके अटैचमेंट को बना के उसने रखा हुआ है। जो ताला लगा रहा है, कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है ट्रोपोनिन टी। ठीक है, पर जैसे ही इनको चढ़ावा चढ़ जाता है कैल्शियम का, चढ़ावा लेते ही ये लोग फुर, मतलब पहलवान लोग भाग जाते हैं। और भागते क्या होता है, भागते रजिया आजाद। ठीक है, और आजाद होते फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वॉइड है वो ओपन हो जाता है और मायोसिन के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक कैल्शियम आता रहेगा पहलवान कैल्शियम पीता रहेगा और ये हटता रहेगा, ये सारा का सारा तिलिस्म, और हटने के बाद मायोसिन और एक्टिन का जोड़ बनता रहेगा और बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। समझ में आ गई बात। और जिस दिन कैल्शियम खत्म उस दिन ये सारी प्रक्रिया खत्म। आई थिंक आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए इसको, तो ये कहानी है किसकी, ग्लोबुलर की और फिलामेंटस की। ठीक है, इसमें हम लोग बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट्स दे देते हैं, इसको रेज कर देते हैं।